अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने भारत का दौरा किया। बहुत कम लोगों को शायद पाकिस्तान में पता होगा, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे जो ख़बरों के चैनल हैं वो ख़बरों के चैनल के बजाय पार्टीज़ के चैनल बन गए हैं और कीचड़ अपने मुल्क की सियासत की कीचड़ और गंदगी के अंदर इस कदर लथपथ हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है उनको इस चीज़ की कोई ख़बर नहीं है, और हमें दुनिया से जो दुनिया की और ख़बरें हैं, बाकी ख़बरें, वो देखने का मौका नहीं मिलता। तो शायद पाकिस्तान में लोगों को इस बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। इस नुक्ते की तरफ आने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि किसी कौम के हड हराम और लोगों के हराम खोर होने की चंद बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वहाँ अक्सर फ़ौज जो है वो इक़्तिदार पे काबिज़ हो जाती है। अब मैं बज़ाहिर फ़ौज को किसी बात का मोरद इल्ज़ाम मैं यहाँ पे ऐसा नहीं ठहरा रहा, क्योंकि मेरे नज़दीक किसी कौम का हड हराम हो रहा और हराम खोर होना वो चीज़ है जिसकी वजह से फ़ौज इक़्तिदार में आती है। इसकी एक और बुनियादी वजह ये होती है कि जिस बुनियाद पे वो मुल्क वजूद में आता है वो या तो वो बुनियाद झूठ, फ़रेब और मकारी के ऊपर मुश्तमिल होती है, या फिर इस बुनियाद पर मुमलिकत के हसूल के बाद इक़्तिदार की ताक में लगा बैठा असल जो जत्था होता है या टोला होता है, वो लोगों की अमूमी जहालत और बेहिसी का फ़ायदा उठाकर मुल्क को हाईजैक कर लेता है, उसके इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ हो जाता है। अब ये अरसा जितना लंबा होता जाता है उससे मुराद यही यानी ली जाती है कि वहाँ के लोग इस कदर ही जाहिल और गैर इंसान हैं, यानी उनके अंदर एक इंसानियत की बुनियादी अकल मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के 75 सालों में भी फ़ौज बिलावास्ता या बिलवास्ता तौर पर इक़्तिदार पे काबिज़ रही है, और पस पर्दा या सामने आकर वही इक़्तिदार का असल मंबा रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम ना तो बैसियत एक कौम साबित हो सके, ना ही बैसियत एक यानी नॉर्मल इंसान अपने आप को साबित कर सके। और तो और वतन का मेला कुचेला जो लिबादा था, जो एक चड्ढा हमने यानी पहना हुआ था, उसको उतार कर नस्ल परस्ती, ज़ुबान परस्ती और मज़हब के रंग बिरंगी चिड़ियाँ पहन ली हैं। उन पे भी हमें कोई शिकवा ना होता अगर वो साफ़ होती। दूसरी तरफ बरसर इक़्तिदार फ़ौज का मकसद मुल्क की तरक्की या मुफाद होता तो हम इसे ये गनीमत समझ लेते, मगर मुल्क तोड़ने से लेकर मुल्क तड़वाने के हर कदम के अंदर हमें किसी न किसी तौर ऐसे सबूत मिल जाते हैं जिनका आज तक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा सका। कल जब मिस्र के सदर अल-सीसी भारत के इस दौरे पे आए तो कुछ तहकीक की, और मैंने देखा कि मिस्र की तारीख़ और हालात तकरीबन पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं, मगर कुछ बुनियादी फ़र्क हैं। मिस्र में फ़ौज पीछे बैठकर या छुप कर वार करने में यकीन नहीं करती, बल्कि वो सामने आकर हुकूमत करती है और चीज़ों को साफ़ और वाज़ेह रखती है, यानी वो मुनाफिकत आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगी। यानी कम से कम आपको ये समझने में दुश्वारी नहीं होगी कि मुल्क की यानी तरक्की या बर्बादी का असल ज़िम्मेदार कौन है। नंबर 2, उनकी फ़ौज के पास सीखने की सलाहियत है और गलतियाँ न दोहराने की सलाहियत है। पीछे नहीं जाते तारीख़ में, मसलन आप तहरीर स्क्वायर देख लें, अरब स्प्रिंग जो आई थी, उनकी फ़ौज ने उससे सीखा। जब वो दोबारा इक़्तिदार में आई तो एक बेहतर और स्टेबल मिस्र की बुनियाद रखी, और अब वो हर उस चीज़ का मदावा कर रही है जो उस इनकलाब का बायस बनी थी। इसलिए आज मिस्र कहीं ज़्यादा बेहतर हालत में है। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएँ तो अनवर सदात ने तमाम तर तनकीद के बावजूद पहले मुल्क, यानी आप समझ लें मिस्र अरब का पहला मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया, मगर उसकी कीमत कई $100 बिलियन के कर्ज थे जो उसने माफ़ करवाए इसके बदले कि उसने इसराइल को तस्लीम किया। और मिस्र एक बहुत बड़े मसले से निकला। जिस तरह आज पाकिस्तान के ऊपर $100 बिलियन से ऊपर का कर्जा, इसी तरह मिस्र के ऊपर भी बहुत बड़ा कर्जा था, मगर कम से कम उसने जो एक ऐसा स्टेप लिया जिसकी मुखालफत बहुत ज़्यादा थी, मगर उस स्टेप की बहुत बड़ी कॉस्ट भी उसने अमेरिका से अदा करवाई और अपना सारा कर्जा माफ़ करवा दिया। ये सलाहियत हमारे पास नहीं है। इस सलाहियत के लिए आपको मुनाफिकत छोड़नी पड़ती है। आपको या तो सही या गलत किसी एक तरफ आपको यानी खड़ा होना पड़ता है ताकि आप वाज़ेह तौर पे कोई काम कर सकें। उससे पहले चले जाएं अपने जो फ़ौजी अदवार थे उनका तो काबिल जायज़ा लें। मिस्र के फ़ौजी अदवार के साथ तो जमाल अब्दुल नासिर का दौर एक शानदार दौर था। 1952 में जो उनका जो बादशाह था फारूक, उसको हटाने के बाद जब फ़ौज इक़्तिदार में आई तो ये तकरीबन अगर आप देखें तो काबिली तौर पे ये कम बेश उतना ही अरसा है जितना पाकिस्तान का अरसा है, जितने अरसे से हम पाकिस्तान के अंदर एज ए यानी इस मुमलिकत के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं। जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान सीटों में गया, सेंटों में गया, मगर 65 और 71 की जंगों में जिन जिन मुल्कों से पाकिस्तान ने मुआहदे किए थे वहाँ से टके की इमदाद भी ना आई। पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं की।
پاکستان دو لخت ہو گیا مگر کوئی پاکستان کی مدد کو نہیں آیا. مگر مصر نے جو کمپرومائزز کیے انہوں نے ان کمپرومائزز سے ٹینجیبل رزلٹس حاصل کیے جو پاکستان نہیں حاصل کر سکا. ہم نے ان ساری چیزوں سے بھی نہیں سیکھا اور افغان جہاد میں گئے. یہ ایک اور پہلے فوجی دور کے اندر ملک دو لخت ہوا، پھر فوجی دور کے اندر دوبارہ ہم افغان جہاد میں گئے اور وہاں ہم نے اپنے ملک سے لے کے معاشرے تک کا خوب رگڑا لگوایا، خوب ذلیل اور خوار ہوئے. پاکستان کو 30 سال پیچھے ہم نے یعنی اس پہنچا دیا. اب یہیں تک بات ہوتی تو کوئی شکوہ نہیں تھا، مگر ہم نے یہاں بھی سبق نہیں سیکھا. ہم دوبارہ وار اور ٹیرر کے اندر گئے اور اپنے لاکھوں لوگ مروا دیے، جو کہ تاریخ انسانی میں ریکارڈ ہے کہ بیگانوں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ اور عبداللہ نے اپنے لاکھوں لوگ مروا دیے. اس کے بعد بھی اتنے بڑے کمپرومائزز کے بعد بھی اپنے لوگ بیچ دیے، مائیں بیچ دیں، بیٹیاں بیچ دیں. اس کے بعد بھی 1 روپے کا قرض امریکہ سے معاف نہ کروا سکا. اور آج بھی کئی سو، آپ سمجھ لیں کہ $100 بلین سے اوپر کا قرض ہمارے سر کے اوپر موجود ہے، اور ہم وہ قرض اٹھا کے اپنے سر کے اوپر شادولوں کی طرح منہ سے رال ٹپکاتے ہوئے کبھی ادھر جا رہے ہیں اور کبھی ادھر مارے پھر رہے ہیں. تو گویا ہر بار جب بھی فوج اقتدار میں آئی، وطن عزیز کو ہر دفعہ ذلت اور رسوائی اور پستی میں دھکیل دیا گیا. اگر ایسا نہ ہوتا، ملک اگر فوجی ادوار کے اندر ترقی کرتا اور فوج اقتدار پہ رہتی تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں تھا. نہ 1971 سے سبق سیکھا گیا، نہ 1998 سے سبق سیکھا گیا. ہم نے ہر بار وہی غلطیاں دہرائی. فورن فرنٹ کے اوپر یعنی خارجہ امور کے اوپر جو ہمیں تھپڑ کھانے پڑے، جو لاتے مکے کھانے پڑے، جو ذلت ہم نے وہاں دیکھی، وہ اس کے علاوہ. فوج کا اقتدار میں رہنا کم برائی تھی، مگر فوج کا قوم کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلنا اور ہر دفعہ آ کر ملک کا نقصان کرنا، کہیں زیادہ نقصان کرنا اور پھر اس کا اپنے آپ کو ذمہ دار نہ ٹھہرانا، اس سے کہیں زیادہ بڑی برائی ہے. مگر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مصر میں بالکل اس کے برعکس ہوتا رہا. فوج سامنے رہی اور فوج نے اپنی غلطیاں تسلیم کی، اپنی غلطیوں کا مداوع کیا اور مصر کو ایک زیادہ بہتر راستے کے اوپر ڈالا، اور آج مصر پاکستان سے کہیں درجے بہتر پوزیشن میں ہے. اس ساری صورتحال کو میں اپنے ایک شعر کے اندر دریا کو یعنی اسکوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں گا. وہ میرا شعر کچھ اس طرح ہے: منافق کا جرم دیکھ کر یوں سوچتا ہوں میں، منافق کا جرم دیکھ کر یوں سوچتا ہوں میں، کافر کو جیسے جنت میں دیکھتا ہوں میں. بہت شکریہ.